एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी में ध्यान रखना कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होने चाहिए सभी एटम, ठीक है जी। और फॉलो द हक्कल रूल, हक्कल रूल 4n+2 वाला नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। n की वैल्यू 0 पुट, 0 यहाँ पर नहीं है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 पाई, 2 पुट करोगे तो 8 पाई, 3 पुट करोगे तो 12 पाई, 4 पुट करोगे तो 16 पाई, 20 पाई, 24 पाई। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। जैसे पहचानते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे कौन एंटी एरोमेटिक है कौन नहीं, पहले पहचानेंगे फर्स्ट सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है जी। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन। चलिए सबसे पहली बात देखिए, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। सभी एटम sp2, यस सभी एटम sp2 नहीं है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा साइक्लिक है, सभी एटम sp2, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, तो सभी एटम sp2 नहीं है, ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं है। अच्छा यहाँ देखेंगे साइक्लिक है, सभी एटम sp2, यस ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, सभी एटम sp2। अब देखेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई, 4n बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, तो 4 पुट करेंगे, n बराबर 1, हाँ n बराबर 1 2 3 4 आ जाए तो समझ जाओ तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखिए। अब इसको देखेंगे 4 को, साइक्लिक है, सभी एटम sp2 नहीं है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। 5वां देखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से, क्या है, साइक्लिक है लेकिन सभी एटम sp2 नहीं है तो ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं है। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब बताइए ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, सभी एटम sp2, ये दोनों एटम sp2 नहीं है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद के एग्जांपल और देखेंगे आप लोग। चलिए अब ये देखेंगे ध्यान से, देखो साइक्लिक है या नहीं है, हाँ साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन, सभी कार्बन sp2, चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, 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 यस। तीसरी कंडीशन ध्यान से देखेंगे इस जगह पर, तीसरी कंडीशन देखेंगे, हक्कर रूल फॉलो कराओ, कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल आ रहा है, तो तीसरा ही फॉलो हो रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक है। ध्यान समझेंगे इस जगह पर, आप यकीन तो चेक कर लो, 4n कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8, तो n की वैल्यू 2। अब इसको चेक करेंगे, साइक्लिक है, सभी कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp3 है, तो जैसे वाला दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एंटी एरोमेटिक नहीं है। इसे चेक करो, साइक्लिक है, बिल्कुल सही है। अच्छा सभी कार्बन sp2 है, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2 लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये भी है। हर करोल देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में तो पाई में काउंट होगा, 2 और 2 4, तो लगभग 4 का मतलब ये समझ जाओ यहाँ पर आ गया, तो ये रूल फॉलो कर रहा है, तो 4n बराबर में 4 हो गया, n की वैल्यू 1 आ गई, तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 है, तो जाहिर सी बात है ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसे ध्यान देखो, साइक्लिक है, sp2 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 सही है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ जाओ sp2 वाला फुलफिल हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इसे चेक करेंगे, साइक्लिक है, sp2 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 sp2, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। अच्छा जी अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह देखेंगे, साइक्लिक है, sp2 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 sp2, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो sp2 sp2। तीसरी कंडीशन देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली फुलफिल हुई, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल होता है अपने रेजोनेंस की वजह से ही, यानी कि आप ध्यान समझेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, मॉडरेटली स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बात क्लियर। अब जरा ध्यान से देखेंगे एक चीज़, देखिए जरा ध्यानपूर्वक, एरोमेटिक कंपाउंड जो है साइक्लिक और प्लेनर, एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक प्लेनर, ये कुछ भी चलेगा, साइक्लिक हो साइक्लिक हो, प्लेनर हो नॉन प्लेनर हो, सब चलेगा। बात क्लियर, नॉन प्लेनर, ठीक। अच्छा जी sp2 ये sp3 sp2 sp सब चलेगा, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और ये any विद 0, वेरी स्टेबल, अनस्टेबल, मॉडरेटली स्टेबल। जैसे मान लो आपके सामने एक A B और C दे दिया, आपसे कहा स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, आपसे कहा स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, तो देखो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक,
फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर? एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मैं आपके सामने दे रहा हूँ ऑर्डर लगाने के लिए। एक कंपाउंड ये दे दिया मैंने, ये है एंटी एरोमेटिक। दूसरा कंपाउंड मैंने आपके सामने दे दिया ये, और ये वाला कंपाउंड है एरोमेटिक, चेक करना आप। तीसरा मैंने कंपाउंड आपके सामने दे दिया ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक बी, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के बारे में एक बात ध्यान समझेंगे आप, साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, प्लेनर हो, नॉन प्लेनर हो, मतलब ये कंडीशन एरोमेटिक है, ये कंडीशन एंटी एरोमेटिक है। इन दोनों के अलावा जो भी बचेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। इन दोनों के अलावा जो भी बचेगा वो नॉन एरोमेटिक बचेगा। आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, उसे भी ध्यान समझिए, ठीक है ना। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसे भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो एक छोटी सी बात को समझना, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4n इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर 1 पुट करूँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 4 एकम 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस जगह पर 3 पुट करूँ तो यहाँ पर 3 पुट करूँ, भाई सॉरी 2 पुट करूँ तो 4 दूनी 8 और 1 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँ तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँ तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये कंडीशन एरो की थी और ये कंडीशन एंटी एरो की थी। अब एक जरा ध्यान से समझिएगा आप, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 4, ठीक है जी। बचा क्या? 3। ये आपके सामने 4, ये 6, बचा क्या? 5। ये 6, ये 8, बचा क्या? 7। ये 8, ये 10, बचा क्या? 9। ये 10, ये 12, बचा क्या? 11। ये 12, ये 14, बचा क्या? 13। अब मेरी बात आपको मैं समझाता हूँ। नॉन एरोमेटिक तो आपको पता ही है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, बात क्लियर। इसके अलावा जो बचेंगे वो एरोमेटिक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हैं और उनके सभी कार्बन sp2 हैं, यानी कि प्लेनर है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन ना तो 4, 8, 12 है और ना 2, 6, 10, 14 है, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये ऐसे नॉन एरोमेटिक हैं, ये हमेशा एरोमेटिसिटी की तरफ भागना चाहते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको कराया भी था आइसोलेटेड का, कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है जी। ये मैंने एग्जांपल आपको कराया भी था कि अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 3 है और इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 5 है। तो 3 वाला अगर 1 का लॉस कर देगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, 5 वाला 1 का गेन कर लेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो 3 वाले को लॉस करना है और इसको गेन करना है। तो मैंने कहा था इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ शिफ्ट करने से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दोनों एरोमेटिक हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है वो sp2 है, बात के लिए सभी एटम sp2 है, उनमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड पूरी कोशिश करेगा कोई ना कोई कंडीशन लगकर कि ये इस तरफ चला जाए, तो ये एरोमेटिक इनको हल्की सी कंडीशन प्राप्त होने पर ये एरोमेटिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कंपाउंड लिया, अब इस कंपाउंड के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ करके ये O नेगेटिव और इस फॉर्म से में रहेगा। तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन नंबर क्रिएट करता है, तो इसको आपको ढंग से फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक है, और मॉडरेटली स्टेबल कौन सा है हमारा, नॉन एरोमेटिक। तो ऑर्डर वगैरह भी मैंने आपके सामने लगाए हैं। अब मैं आपको कुछ 1-2 बातें और बताता हूँ। देखिए अब ध्यान से, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मैं आपको बता चुका हूँ हाईली अनस्टेबल होता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, बचाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, जब ये प्लेनर है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी जो लेंथ है वो a है, इसकी ब्रेथ क्या है, a है, तो a बराबर b है। तो ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को रिमूव करने के लिए, रिमूव एंटी एरोमेटिसिटी, तो ये 2 काम कर सकता है। पहला काम कर सकता है कि अपनी लेंथ को बढ़ा लेगा,
अपनी लेंथ को बढ़ाने से ए और बी इसकी जो होगी वो नॉट इक्वल हो जाएगी। अब नॉट इक्वल हो जाएगी तो इसमें रेजोनेंस नहीं चल पाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी क्या करता है, अपने रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबल हो जाता है और यहाँ पे लेंथ अलग होने से रेजोनेंस नहीं चल पाएंगे। तो अब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो थोड़ी सी नज़र रखनी है आपको कि अगर वो ऐसा बनाएगा तो एरोमेटिक है, ऐसा बनाएगा तो नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह से एक तरीका और है इसके पास, ये अपने आप को डाइमराइज भी कर लेता है। कैसे? ये एक एंटी एरोमेटिक है, ये एक एंटी एरोमेटिक है, इसे बचना है, इस वाले बॉन्ड को यहाँ ले आएगा, इस वाले को यहाँ ले आएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये था, ये बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये बॉन्ड ऐसी, इस तरीके से आ जाएगा। तो कंपाउंड अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म करना चाहता है। इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने मैं एक और शेप बनाता हूँ। ये कंपाउंड क्या है आप जानते हैं, एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को रिमूव करना चाहता है। तो देखिए कैसे करेगा, टू रिमूव एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये क्या करेगा, अपनी टब शेप बना लेता है। कौन सी शेप बना लेता है, ये अपनी टब शेप बना लेता है। टब शेप बनाने से क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ये लीजिए, ये इसने अपनी टब शेप बना ली और टब शेप बनाने से ये हमारा क्या है, नॉन प्लेनर हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देता है। अगर ये कंपाउंड बनाया तो समझ जाना कि ये एंटी एरोमेटिक है, और अगर ये कंपाउंड बनाया तो उसने अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया है, ये नॉन प्लेनर हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में ये आपका नॉन एरोमेटिक है और इसमें रेजोनेंस नहीं चलेगा, इनकी लेंथ एक तरह से अब अलग अलग बन चुकी है। तो ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को हर टाइम रिमूव करने के चक्कर में रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को से ध्यान से देखेंगे कि जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे 3H2 से रिएक्शन कराएं, तो 3H2 से रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो 3 बॉन्ड टूटेंगे। सपोज करो मैंने एक में ये बॉन्ड तोड़ दिए, हाइड्रोजन हो गया, बीच वाला तोड़ दिया, और एक में इन तीनों में से कोई भी एक तोड़ो, बात एक ही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, उसने पूछा था इसका नाम X है और इसका नाम Y है, तो 3 हाइड्रोजनेशन करने पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, A ये बनेगा, B ये बनेगा, C दोनों बनेंगे, C दोनों में से कोई नहीं बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप मुझे बताएंगे। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो X बनना चाहिए, Y नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे रीजन है एक, उसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मैं सिस्टम को ध्यान से देखूं तो इस सिस्टम में मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ एरोमेटिक है, ये चीज़ एरोमेटिक है, ये चीज़ एरोमेटिक है, और ये अंदर वाली भी एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से फोकस करूं इस जगह पर, तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो एंटी एरोमेटिक है, ये चीज़ एंटी एरोमेटिक है, ये चीज़ एंटी एरोमेटिक है। तो प्रोडक्ट जो है एंटी एरोमेटिसिटी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि एंटी एरोमेटिसिटी रिमूव हो जाए। तो अगर मैं बीच के 3 बॉन्ड गायब करूंगा 3H2 के थ्रू, तो मैं देख रहा हूँ कि एंटी एरोमेटिसिटी गायब हो गई है। तो मुझे देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि ये एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं साइड की कोई रिंग गायब करता हूँ इधर से, तो होगा क्या कि मेरे पास बहुत आराम से ये चीज़ एरोमेटिक है, ये चीज़ एरोमेटिक है, ये चीज़ एरोमेटिक है, लेकिन इसके अंदर 2 सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, एक ये और एक ये। और एंटी एरोमेटिसिटी क्या करती है, देखो यहाँ पे 3 एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पर भी 3 एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होता है कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है, इसलिए इन दोनों में से अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने रख दिया है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके इनके दिखाऊंगा, उन डायग्राम से आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर, उसने पूछा था कि ये कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्या है ये। बेंजीन के बारे में पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। ये है आपकी बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, ध्यानपूर्वक इसको समझना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन से ऊपर आपका जो रहेगा वो नॉन बॉन्डिंग पेयर रहेगा, और नीचे जो रहेगा वो बॉन्डिंग पेयर रहेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा जरा एक बार, ठीक है। तो इस लाइन पर मैंने बाकायदा लिख दिया है नॉन बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, और नीचे आ गया मेरा बॉन्डिंग।
तो अब हर कोने को हम लोग फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोना ये रहा, इस कोने के हिसाब से ये आ गया, इधर एक कोना, इधर एक कोना, फिर इधर एक कोना, इधर एक कोना और फिर इधर एक कोना। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन गिनूँ तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो मैक्सिमम मिलेंगे उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे। एक ये भी खास बात है कि जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो मेरा होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरोमेटिक जो मेरा कंपाउंड होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। अब मैं आपके सामने एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लाता हूँ, उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपके सामने एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया है, इसको आप ध्यान समझेंगे। अब ये मैंने लाइन की थी आपके सामने नॉन बॉन्डिंग की, ये कोना इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऊपर आ गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे कितने हैं, तो 2 और 2 4, तो 1 2 3 4। ये एक हकीकत बात है, ध्यान समझिए। अगर किसी में पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, किसी में एक अनपेयर्ड होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, और किसी में 2 अनपेयर्ड होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। मैं आपके सामने एक और बना देता हूँ, ध्यान समझे। इस कंपाउंड को आप लोग जानते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो मैंने इसकी नॉन बॉन्डिंग लाइन खींच दी, एक कोने पर यहाँ, फिर इधर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो जब मैंने यहाँ पे 2 बनाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एक डायग्राम मैं आपके लिए और बना देता हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको देखेंगे। अगर किसी में पेयर इलेक्ट्रॉन हुए तो एरोमेटिक, एक अनपेयर तो नॉन एरोमेटिक, 2 अनपेयर तो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, मैंने बता दिया। अभी तक ये तो पूछा नहीं गया है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक है, ये एम्स का क्वेश्चन था कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। दोबारा देखेंगे ध्यान से, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इस कोने पे ये, इसके सामने 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 ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। इधर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कोना ये रहा, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने, इसके सामने। तो गिनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 भरो, 1 2, ठीक है जी, 3 4 5 6 पूरे हो गए। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, इसका कोना, फिर ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक है, और ये पैरामैग्नेटिक होगा, नजर रखिएगा आप जरा ध्यान पर, ठीक है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाए हैं, कोई दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, आपको समझा देंगे। चलिए ध्यान समझिए, यहाँ पर आप देखिए, एक बात ध्यान समझिएगा। AgBr जो होता है वो येलो PPT होता है, हल्का येलो PPT, पेल येलो PPT। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्शन करके येलो PPT ऑफ AgBr देगा। तो ध्यान समझिएगा आप, अगर टूटने के बाद कंपाउंड स्टेबल बना, टूटने के बाद कंपाउंड स्टेबल बना तो AgBr आपका बनेगा। जैसे मैंने ये कंपाउंड तोड़ा, इस कंपाउंड को तोड़ने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझको एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, तो यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इसको तोड़ने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, इसे तोड़ने के बाद मैं देख रहा हूँ मुझे एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन इसको तोड़ने पर मुझे देख रहा है कि ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो यानी कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया तो Br नेगेटिव Ag+, तो आपका AgBr अलग हो गया, और इस प्लस के साथ Ag+ NO3- था, तो NO3- यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस AgBr का आपको येलो PPT मिल गया। यहाँ पे प्लस आया तो Ag+ NO3- था, तो NO3 नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, और Ag+ और Br के साथ AgBr का सोल्ट मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सीधी बात है, रिंग के केस में ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब यहाँ पर इसमें एरोमेटाइजेशन हो जाए, या बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। अब स्टेबल कार्बोकैटायन का केस तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस केस में AgBr से, इस केस में Br नेगेटिव आराम से निकल जाएगा, और हमें स्टेबल कंपोनेंट अगर मिलेंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, अन्यथा ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखिए,
अब क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ में कौन सा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बात क्लियर। अब जरा ध्यान समझिए, अगर सोडियम का मतलब है, आप अभी एसिडिटी बेसिसिटी में समझ जाएंगे, सोडियम का मतलब है कि वो H को रिलीज करेगा। तो अगर यहाँ से ये बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, तो अगर ये H को रिलीज करेगा तो यहाँ पर होगा क्या कि H जब रिलीज होगा तो H प्लस बनेगा, सोडियम उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके H में तब्दील कर देगा। अब इस H, इसको H लिखो या हाफ H2 लिखो, एक ही बात है। तो सिंपल सीधी बात है, सोडियम मैंने यहाँ पर यूज़ किया, सोडियम जब मैंने इस जगह पे यूज़ किया तो जब इसने H निकाला तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने के कारण ये H को बहुत आसानी से निकाल देगा, यानी कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाफ H2 गैस मुझे दे देगा। अच्छा, सोडियम के साथ कह लो या पोटेशियम के साथ कह लो, एक ही बात है। अगर यहाँ से ये H इसकी तरफ जाता है तो H अगर इसकी तरफ जाता है तो जाने के बाद ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो इस H को निकालने से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कंपाउंड सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अगर मैं यहाँ 2 सोडियम ले लूँ तो होगा क्या कि एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, ऐसा करने पर ये H2 बनेगा और ये कंपाउंड आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा, और ये कंपाउंड इसके साथ रेजोनेंस में, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड H निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो ये Na सोडियम मेटल या पोटेशियम से मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसको देखो, इसकी सोडियम से रिएक्शन कराई और मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, तो ये बॉन्ड तोड़ने पर मेरे सामने क्या कहानी आ रही है उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ने पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये H नहीं निकलेगा, तो ये सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर H की बात करूँ और मैं इस H को ब्रेक करता हूँ तो इसको ब्रेक करने पर इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, तो ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके हाफ H2 दे देगा। इसी तरीके से इसको मैं देखूं तो अगर मैं सोडियम और पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के इसका ये बॉन्ड तोड़ूं तो यहाँ पे नेगेटिव आने से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा H2 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा और कौन सा नहीं देगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, फैराडे लॉ लगेगा फिजिक्स का, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखिएगा, क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, अब मैंने लिख भी दिया, किसी भी रिंग को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इंड्यूस करंट रिंग सस्टेन कर ले तो उस रिंग को एरोमेटिक रिंग कहा जाता है। ये मेरी बेंजीन रिंग थी, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसने इंड्यूस करंट रिंग सस्टेन की, इंड्यूस करंट रिंग सस्टेन की, इसी चीज़ को, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक रिंग। कोई भी रिंग अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं और वो इंड्यूस करंट रिंग को सस्टेन कर ले तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मेरी बात समझे, वो रिंग एरोमेटिक होगी। ये NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी है, इसको आपको फोकस करना है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे बतानी है, इसलिए मैंने आपको ये बताई। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि किसी भी रिंग को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर इंड्यूस करंट रिंग सस्टेन कर ले तो उस रिंग को हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। तो मैंने एक बेंजीन रिंग ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने इंड्यूस करंट रिंग सस्टेन की, इसलिए मैंने बेंजीन को एरोमेटिक कहा। अगर कोई रिंग ये सस्टेन नहीं करेगा तो उसको हम एरोमेटिक रिंग नहीं कहेंगे। बात क्लियर। तो फिजिक्स का रूल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतनी ही बात ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, अब आ जाता है N एन्युलिन। N नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है और N की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में 10 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 10 एन्युलिन पढ़ा रहा हूँ। 10 का मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, और अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं तो इसका मतलब वो हक्कर रूल फॉलो करता है। अब हक्कर रूल तो फॉलो कर रहा है, साइक्लिक ये है, अगर ये प्लेनर हुआ तो ये एरोमेटिक है। 10 एनुलिन को अगर मैंने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसने इंड्यूस करंट रिंग नहीं बनाई, और इसने इंड्यूस करंट रिंग नहीं बनाई तो यहीं से हमें पता लगा कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब हमें ये तो पता लग गया है नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इसका रीजन ढूंढा गया तो रीजन में ये पाया गया कि यहाँ पर जो H है, इस जगह पर कुछ H है, उन H को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि इस जगह पर एक H ये रहा
और एक H ये रहा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा रिपल्शन है और रिपल्शन की वजह से ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। और जब ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है तो यहीं से आप समझ जाओगे कि कंपाउंड साइक्लिक तो है, हक का रूल भी फॉलो कर रहा है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है प्लेनर वो नहीं है, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो गई और ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। सबसे पहले 10 एनुलिन को हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में रखा और चेक किया कि इंड्यूस करंट रिंग बन रही है या नहीं। तो इंड्यूस करंट रिंग नहीं बन रही थी, तभी हम समझ गए कि एरोमेटिक नहीं है। फिर इस पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि यहाँ पे जो दोनों H है उनमें रिपल्शन होने के कारण ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। इसकी वजह से ये रिंग हमारी एरोमेटिक नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 एनुलिन एरोमेटिक नहीं है। 14 एनुलिन, देखिए एनुलिन के बारे में बता दूं, उसका फॉर्मूला CnHn होता है। तो पिछला C10H10 था, तो ये C14H14 होगा। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस पर 14 होंगे, आप गिन लेना। तो 14 होंगे, तो जाहिर सी बात है 14 है तो हक का रूल फॉलो कर रहा है, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन के बारे में यहाँ पर मतभेद है। कुछ राइटर इसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं, कुछ राइटर इसको एरोमेटिक कहते हैं। ज़्यादातर राइटर इसको एरोमेटिक बोलते हैं, तो मैं इसको एरोमेटिक लगा रहा हूँ। वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। कुछ राइटर इसको एरोमेटिक बोलते हैं, कुछ राइटर इसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। अब जैसे कुछ इंटरनल राइटर है, जैसे जेगली मार्च है, उसके पेज नंबर 60 पर लिखा है कि एरोमेटिक है। IL फिनार है फर्स्ट, उसके 580 पर लिखा है कि एरोमेटिक है, क्योंकि ये NMR सिग्नल देता है, सोलोमन फ्राइल है, उसके 330 पेज पे लिखा है कि एरोमेटिक है। LG वेड है, उसके 684 पेज पे लिखा है ये एरोमेटिक है। लेकिन एक राइटर है फ्रांसिस कैरी, जिसने ये लिखा है कि ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ज़्यादातर राइटर इसको एरोमेटिक कहते हैं, इसलिए मैंने इसको एरोमेटिक लिख दिया है। बात क्लियर? तो इस पर कोई बहस वाली बात नहीं है। 14 एनुलिन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इस पर मतभेद है। बात क्लियर? आगे देखेंगे अब हम 18 एनुलिन C18H18। खास बात इसकी क्या है, ये इसके अंदर 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक का रूल तो फॉलो हो गया। दूसरी बात साइक्लिक है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, NMR सिग्नल देता है, और ये हमारा एरोमेटिक है। अगर आया तो एनुलिन में 18 एनुलिन आ सकता है, ये हमारा एरोमेटिक है कन्फर्मली। इस पर कोई बहसबाजी नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना साइक्लिक है, प्लेनर है और 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक का रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। चलिए यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।